नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड यूपीएससी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संधि सेवा के लिए जो सामान्य अभ्यास के अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, उनकी हम लोग यहाँ श्रृंखलावार चर्चा करते हैं। आज जिस श्रृंखला के इस उपाख्यान में हम लोग खड़े हैं, यह श्रृंखला अपने आप में जो मूलभूत महत्वपूर्ण कानून है जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही भूमिका निभाई हो, उसको लेकर यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। प्रति उपाख्यान में एक लेक्चर या एक आप कह सकते हैं कि एपिसोड में हम लोग एक कानून के बारे में बात करते हैं, उसका एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। आज इस विशेष श्रृंखला के 49वें लेक्चर में हम लोग खड़े हैं, यानी कि 49वां कानून हमें देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ कानूनों की चर्चा हमारे द्वारा की जाती है और सेम मोडस ऑपरेंडी से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। यानी कि कोई भी कानून हो, हम लोग सबसे प्रथम उसका परिचय लेते हैं, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, फिर बाद में उनके उद्देश्यों को देखते हैं, फिर महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करते हैं और आखिरी में अगर कानून के कोई आलोचनात्मक मुद्दे हो, आलोचनात्मक तत्व हो या उसका कोई महत्व हो तो उनकी भी जो है चर्चा यहाँ आपके सामने रखते हैं। साथ ही यहाँ जो इस श्रृंखला के तहत स्पेसिफिकली विशेष करके इस श्रृंखला के तहत जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं, आपके तक पहुँचाते हैं, उनका रिलेवेंस जो है, उनका महत्व जो है, न केवल यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, मगर जो लीगल जो पूरा क्षेत्र है उसके जो बच्चे हैं, उसके जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी यहाँ ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ न केवल संधि सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीमित यहाँ जो पूरा कंटेंट है वो है, मगर ये बियॉन्ड यूपीएससी, बियॉन्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। और जो लीगल सेक्टर है, उनके जो बच्चे हैं, चाहे वो एलएलबी हो या अन्य किसी भी जो है ऐसी स्ट्रीम हो, उनके लिए भी यह चीज़ों का उपयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ब्रॉड है। साथ ही पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों के लिए, उन सब अभ्यर्थियों के लिए यहाँ ये सारे जो चर्चाएँ है वो अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो मित्र हो, आपके जो है संबंधी हो, अगर वे संधि सेवा एवं अन्य ऐसी कोई भी किस्म की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी किस्म की प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो आप उनको हमारे चैनल का जो है रेफरेंस दीजिए और उनको शेयर कीजिए। साथ ही अगर यह चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको यह सारी चीज़ें, सारी माहितियाँ आपको वहाँ टेक्स्ट में मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स। तो आप वहाँ से भी आप अपने आप को प्रबुद्ध बना सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब आज की मूल चर्चा, जैसे मैंने आपको बताया, 39वां लेक्चर है यह विशेष श्रृंखला का, और यह विशेष श्रृंखला इस पर्टिकुलर बुक के ऊपर आधारित है, इस पुस्तक के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट एक्ट्स विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून जिन्होंने आज के भारत के इस निर्माण में, या जिन्होंने आज के भारत के स्वरूप के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। सर एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज के द्वारा यह पुस्तक लिखित है, डियो है ये पुस्तक की जोड़ी है। दूसरा पुस्तक जो है वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो। तो दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लॉ के पश्चात, यानी कि लॉ के बाद हम लोग जजमेंट्स के ऊपर भी हमारी चर्चा करेंगे। यह चर्चा ठीक ऐसी ही रहेगी, अलग अलग उपाख्यानों में अलग अलग जजमेंट्स के बारे में, महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में देखेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें इस कानून को पढ़ना है। 39वें लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, जो कि अपने आप में एक मानवाधिकार के लिए भी है और भारत में एक समानता का भाव उत्पन्न हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर इसके नाम की बात करें तो थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, जो कहता है कि द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। यस, देखिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स, आपने कई जगह नाम सुना होगा स्कैवेंजिंग का, ठीक है। देखिए, जो स्कैवेंजिंग शब्द है उसका मूलभूत डिक्शनरी मीनिंग होता है कि कचरे कूड़े में से खाने की चीज़ों को ढूंढना, जैसे कि आमतौर पे गिद्ध जैसे पक्षी करते हैं, और हम उसे इसलिए प्राकृतिक स्कैवेंजर्स कहते हैं या प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। वैसे ही यहाँ जिन मनुष्यों के द्वारा सफाई काम किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, उनको हम लोग स्कैवेंजिंग कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। और उसमें जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, इसका विशेष मतलब होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटाटो, जो मानव मल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको साफ करना या उसको मैन्युअली उठाना, ठीक है। तो जो एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस थी भारत में,
आज भी कई कई पिछड़े जिलों में, पिछड़े जो है देश के कोनों में दिखाई देती है, मगर कुछ हद तक यह कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसे संपूर्णतः इराडिकेट करने के लिए, संपूर्णतः शून्य करने के लिए 2003 में यह कानून लाया गया था। और उसके तहत किसी भी व्यक्ति की जो है रिक्रूटमेंट, किसी भी व्यक्ति को रोजगारी देना मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में, उसे अवैध गिना गया है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही में उनके रिहेबिलिटेशन यानी कि उनके पुनःवास के लिए भी यहाँ प्रावधान रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज, ऐसी विशेष जातियाँ जो आज मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम से पीड़ित है या उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करना पड़ रहा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग करना पड़ रहा है, उनके लिए ये कल्याणकारी है पूरा का पूरा कानून है। साथ ही अगर मूल्यों की बात करें, ठीक है, हमारे संवैधानिक मूल्यों की, तो समानता का मूल्य भी यहाँ से सिद्ध होता है। भेदभाव रहित जो मूल्य है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसेज किया है, वो भी यहाँ से सिद्ध होता है। इस कानून के तहत किसी भी किस्म के भेदभाव करने की जो है भेदभाव करने को जो है प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही में समानता के लिए भी यहाँ प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। तो अपने आप में ये थोड़ा कल्याणकारी है। स्पेसिफिक जाति के लिए, विशेष जाति के लिए ये कल्याणकारी साबित हो सकता है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से, असरकारक रूप से हो। तो अब हमें देखना है आगे, चीज़ों को देखेंगे सेम मॉडस ऑपरेंडी जैसे आपको मालूम है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बाद में बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड आफ्टर दैट इफ, क्रिटिक्स एंड इंपॉर्टेंस। तो शुरू करेंगे हमारी बात इंट्रोडक्शन से। देखिए काफ़ी सारे बिंदु है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ माइंड मैप में देखेंगे और जो मुख्य प्रावधान है इस कानून के उसको हम लोग लीनियर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ताकि चीज़ों को याद भी रखा जा सके, समझा भी जज से जा सके और हमें सरलता भी रहे। तो देखेंगे सबसे प्रथम जो मुद्दा है वो कहता है कि दिस 2013 एक्ट इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट विच केम लॉन्ग आफ्टर इट्स नीड। यस, तो ये केंद्रीय विधायिका का कानून है, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का, संसद का है भारतीय। साथ ही यह कानून ऐसे समय लाया गया है जब इस कानून की जरूरत जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गई हो, यानी कि यह कानून अपने आप में पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आज़ादी के तुरंत बाद आ गया होता तो मुझे लगता है कि इन मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो परिस्थिति है वो थोड़ी अच्छी होती, मगर दुर्भाग्यवश यह कानून जो है वो 2013 में आया, यानी कि आज़ादी के लगभग 50 या 55 साल के बाद। तो अपने आप में ये एक बहुत ही ज़रूरतमंद कानून था जो कि बहुत ही लेट आया है, 2013 का केंद्रीय विधायिका का कानून। दूसरे मुद्दे में कहा गया है कि एक्ट एनेक्टेड टू एबॉलिश द रैम्पेंट प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। यस, यहाँ तो परंपरा है ही है हमारे, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये परंपरा भारत के कई सारे पिछड़े जिलों में, पिछड़े जो है इलाकों में आज भी ये जो परंपरा है वो चल रही है। और कुछ विशिष्ट ज्ञातियों के लोगों को, कुछ विशिष्ट जातियों के लोगों को यहाँ जो है उनको एक प्रकार से मजबूर किया जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करने के लिए, उनके द्वारा करवाया भी जाता है। तो एथिकली तो हमने देखा कि कैसे यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य करवाने से जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, साथ ही में भेदभाव को भी बढ़ावा मिलता है। तो एथिकली तो ये गलत है ही है, मगर अगर साइंटिफिकली देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी यहाँ ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही हानिकारक है। कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाला जो आदमी है उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक यह प्रैक्टिस है, मगर फिर भी यहाँ भारत में इसका उपयोग भरपूर मात्रा में किया जा रहा है, which is not only injurious to health but also is a discriminatory against the socio-economically, culturally backward section of the society. Yes, जिसका जिक्र मैंने किया, यहाँ दोनों चीज़ें हमें दी गई है। एक तो एथिकली यानी कि सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बैकवर्ड सेक्शंस, जो आर्थिक रूप से, जो है सामाजिक रूप से और जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी प्रजातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है या उनको अन्याय मिल रहा है, उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य उनके पास करवाया जा रहा है, ऐसा यहाँ जो हमें बताया गया है। साथ ही में इट इज़ नॉट वायबल फॉर द हेल्थ टू, यानी कि इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तो साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और एथिकली, सैद्धांतिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से यह जो प्रैक्टिस है वो अपने आप में ब्रूटल है। फिर उसके बाद देखें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ प्रोमिनेंट प्रॉब्लम इन इंडिया विच हैज एग्जिस्टेड सिंस एजेस। यस, और ऐसा नहीं है कि आज़ादी के पश्चात तुरंत बाद हमारे समाज में एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई, भेदभाव का भाव उत्पन्न हुआ, मगर
कई सदियों से भारत की इस जाति व्यवस्था में भेदभाव का जो भाव है वो बहुत ही प्रबल रहा है, ठीक है। और अपने आप में कुछ ऐसी जो है विशिष्ट जातियों को साफ सफाई का कार्य जो है वो दिया गया है। पिछड़ी प्रजातियों को जो कि निम्न कक्षा की हो उनको ये काम दिया गया है और उनके पास करवाया भी जाता है। Thus, in independent India, it became necessary to deal with this problem. Yes, और अब तो हमें स्वतंत्रता भी मिल गई है, तो ऐसे स्वतंत्र स्वाधीन भारत में भारत के जो नीति निर्माणकार है, भारत के जो संविधान के निर्माणकार है, उनके लिए एक ये जिम्मेदारी है, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि भारत जैसे ऐसा लोकतांत्रिक देश में, ऐसे आधुनिक देश में ऐसी जो परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं मगर गलत है, उनको खत्म करना चाहिए और उसी दिशा में यह कानून जो है वो लाया गया था। फिर उसके बाद देखें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट ड्राई टॉयलेट्स एंड ओपन ड्रेन्स। यस, तो देखिए यहाँ इस क्रिया को समझा गया कि ये दरअसल क्रिया क्या है। तो इट इज अ मैनुअल क्लीनिंग, यानी कि मानव अपने हाथ से मानव मल को, पब्लिक प्लेस हो चाहे प्राइवेट प्लेस हो, उसे साफ करेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही हानिकारक है और ऐसी प्रैक्टिस ही आज दिन तक चलती रहती है, क्योंकि आज जिस टेक्नोलॉजी के समय में हम लोग जी रहे हैं, जिस पाखाने का उपयोग कर रहे हैं, जिस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, वो शौचालय तो पिछले 10 साल से है, मगर उसके पहले ड्राई टॉयलेट्स थे और ये ड्राई टॉयलेट्स जो थे वे प्रतिदिन खाली करने पड़ते थे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग का उपयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। आज के समय में देखें तो रिलेटिवली यह जो ट्रेडिशन है वो कम चल रहा है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ऐसी है। आज अर्बन एरिया में छोटे से छोटे घर में भी जो पाखाना होता है वो अपने आप में अप टू डेट होता है टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और फ्लश अप टॉयलेट्स आ गए हैं जो है कन्वेंशनल टॉयलेट्स की जगह, परंपरागत शौचालय की जगह, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स, इन सारे कारकों की वजह से यहाँ आज देखें तो रिलेटिवली मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस कम हो रही है, मगर फिर भी आज के ग्रामीण क्षेत्र में हालत जो है वो खराब है और पिछड़े क्षेत्रों में भी हालत जो है वो खराब है और वहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस हो रही है। फिर उसके बाद देखें तो अक्रॉस इंडिया it is a feudal and caste based custom where people from specific communities collect human excreta on a day to day basis. Yes, across India, ठीक है। ये कोई किसी भी एक प्रदेश की, कोई भी एक राज्य की, 2 राज्य की बात नहीं, मगर पूरे भारत की बात है। और भारत में आमतौर पे ये परंपरा रहती है कि स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का, यानी कि विशेष जाति के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ मानव मल को प्रतिदिन ले जाया जाता है और उसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में गलत बात है जिसे रोकनी चाहिए और उसको रोकने के लिए ही यहाँ ये कानून जो है वो लाया गया था। This practice fuels caste discrimination and further worsens the socio-economic condition of people from this stratum. Yes, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये चलता रहा, ठीक है, तो फर्दर इट विल फ्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ से जाति का जो भेदभाव है वो और प्रबल होगा, वो और मजबूत होगा। साथ ही इट विल फर्दर वर्सन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटम, यानी कि जैसे हमने देखा कि ऐसा काम जो है, सफाई का काम, मानव मल जो है उसको ले जाने का काम, उसको अच्छी तरीके से साफ करने का काम, वो सारा का सारा काम निम्न जो पिछड़ी प्रजातियां हैं उनको है। अब अगर उनके कार्य का स्वभाव जो है वो नहीं बदला इस समय के साथ, इस युग के साथ, तो उनकी परिस्थिति जो है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो उनकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, उनकी परिस्थिति वही की वही रहेगी। तो ये सारे ऐसे जो है कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सब मुद्दे अपने आप में मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिशन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसके बाद का मुद्दा देखें तो कहता है कि दिस मैनुअल स्कैवेंजर्स जनरली बिलोंग टू द कास्ट ग्रुप्स दैट आर कंसीडर्ड एट द बॉटम मोस्ट इन द हायरार्की। यस, देखिए हमारे भारतीय समाज में एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। इनमें से जो ये निम्न कक्षा के हैं, ठीक है, 1 2 3, ये निम्न कक्षा की, आप समझ लीजिए कि यह प्रति एक लाइन जो है वो एक जाति है और ये भारत की पूरी जाति व्यवस्था है। अब इसमें जो निम्न कक्षा की है उनको ये सारा काम मिला है, ठीक है। द वन हु आर बॉटम मोस्ट इन द हायरार्की आर कंसिडर्ड टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भारत में आज भी जाति भेदभाव है, भारत में आज असमानता
बहुत ही है, समानता जितनी होनी चाहिए उतनी हमने हासिल नहीं की है। और उसके बाद देखें आखिरी बिंदु कहता है कि दस दिस एक्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ हिस्टोरिक एंड ऑनगोइंग इनजस्टिस अगेंस्ट दिस वल्नरेबल कम्युनिटी। यस, तो यह कानून सरकार के द्वारा लाया गया, इसको लागू करवाया गया, तो ये अपना आप में एक एविडेंस है, ये अपना आप में एक सबूत है कि भारत में परिस्थिति क्या है। भारत में ऐतिहासिक रूप से इन प्रजातीय या इन जातियों के साथ ना इंसाफी हो रही है, और उसको कम करने के लिए, उनको एक प्रकार से समानता का जो है प्रतिबिंब दिखाने के लिए यहाँ ये कानून जो है वो लाया गया था। तो ये सारी बात रही इसके परिचय की। अब दूसरे बिंदु में हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी है कि कैसे यह बिल जो है वो लाया गया और क्या क्या जो है पूरा घटनाक्रम रहा। सबसे प्रथम देखेंगे 1981 सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम इंटेंडेड टू प्रोवाइड फंड्स टू लो इनकम अर्बन फैमिलीज टू कन्वर्ट ड्राई लेट्रिन्स इनटू वाटर फ्लश टॉयलेट्स। यस, सबसे प्रथम बार 1981 में यानी कि 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा यह एक स्कीम के रूप में लाया गया था। और जो अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो कुटुंब थे, और कैसे कुटुंब जिनकी आय जो थी वो कम थी, यानी कि लोअर इनकम अर्बन फैमिलीज में, उनको एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया, वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया, और कहा गया कि भाई आपके घर में जो सूखे शौचालय है, जिनको प्रतिदिन किसी भी मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा उसे खाली करना पड़ता है, तो आप उसे बदल कर वहां आप फ्लश अप टॉयलेट्स डाल दीजिए। ठीक है, तो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, टॉयलेट ट्रांसफॉर्मेशन की स्कीम की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1981 में की गई थी। फिर उसके बाद देखें तो इन 1993 तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट 1933। 6 स्टेट्स रिक्वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉ ऑन ए सब्जेक्ट। यस, क्योंकि अपने आप में अगर ये सैनिटेशन का हम लोग सब्जेक्ट देखें तो इट फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है, ऑफ 7th शेड्यूल। मगर जैसे हमें मालूम है कि अगर 2 या 3 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर अगर कोई भी कानून बनाने के लिए रिक्वेस्ट करे, विनंती करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून बनाएगी। तो यहाँ ऐसा ही हुआ। वैसे सैनिटेशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में है, मगर यहाँ कहा गया है कि 6 स्टेट्स आ गया है, और 6 स्टेट्स ने केंद्र सरकार के पास विनंती की कि भाई हमें एक ऐसा मॉडल लॉ बना दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसे लॉ के साथ आई। एज द लॉ वॉज नैरो विथ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज द इम्पैक्ट वॉज नॉट रियलाइज्ड। यस, 1993 में एक कानून तो बना, मगर इस कानून की अपनी सीमितताएं थी, अपनी जो है क्षतियाँ थी, जिनमें सबसे प्रथम था उसका जो कार्यक्षेत्र था वो बहुत ही संकुचित था, नैरो था, और इसमें प्रोसीजरल डिफिकल्टीज बहुत ही थी, यानी कि प्रक्रिया में रहने वाली कठिनाइयाँ बहुत ही यहाँ देखने को मिली थी इस लॉ में, और इसीलिए यह कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये बात रही यहाँ दूसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु कहता है कि इन 2007 द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स वाज इंप्लीमेंटेड टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग, लोन असिस्टेंस टू गिव मैनुअल स्कैवेंजर्स द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अदर ऑक्यूपेशन। यस, सरकार ने 2007 में ये भी प्रयत्न किया कि भाई जो परंपरागत रूप से इनको यह काम मिला है, जो कि अपने आप में निम्न कक्षा का है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व जो है बहुत ही हानिकारक है, नॉट महत्वपूर्ण बट हानिकारक है, और साथ ही में सैद्धांतिक दृष्टि से भी जो है ये बहुत ही अनुचित बात है या उचित बात नहीं है। तो सरकार ने ये भी जो है कोशिश की, उनको वित्तीय सहायता दी, उनको तालीम दी, और उनको कई सारे अवसर दिए कि वे अपनी रोजगारी जो है उसका जो स्वरूप है वे बदल सके। ठीक है, तो यहाँ सरकार के द्वारा ये भी अपने आप में एक प्रयत्न किया गया था 2007 में कि उनको लोन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सहायता प्रदान की जाए, और दूसरे रोजगारी के अवसर पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाए। तो ये बात रही 2007 की। उसके पश्चात 2013 में एक सफाई कर्मचारी आंदोलन के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर की गई थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि भाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक इफेक्टिव एक्शंस टू टैकल द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। ये सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका के तहत विनंती करी कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को एक प्रकार से दिशा निर्देश दे कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग यानी कि ये जो याचिका जो है दर्ज करने वाली जो संस्था थी सफाई कर्मचारी आंदोलन
क्योंकि वे इस पर्टिकुलर प्रश्न से बाहर निकलना चाहते थे, वे इस जो है प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते थे और वे अपने आप में एक सम्माननीय जीवन जीना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए 2003 में उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। उसके पश्चात देखें तो 2011 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सजेस्टेड स्टेप्स टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड पुटिंग ए प्रोहिबिशन ऑन दिस एम्प्लॉयमेंट। यस, अगर यहाँ बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट दोनों को डायरेक्ट किया था एट दैट टाइम, बट इट वाज ओरली। मगर 2011 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सरकार को एक सलाह दी और बताया कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग को इस तरीके से नाबूद किया जा सकता है, उसको ऐसे हटाया जा सकता है। Then after in year 2013 the bill was introduced to make provisions more stringent and provide rehabilitation to such scavengers. On December 6, 2013 this act came into force. तो 2013 में यह बिल यहाँ जो है संसद के पटल के ऊपर रखा गया और काफ़ी सारे इसमें जो ऐसे प्रावधान थे जो कि इस क्रिया को बंद करने में हमें मददरूप साबित हो, और जो प्रतिबंधित प्रावधान थे वे भी बहुत ही मजबूत बनाए गए थे। ठीक है, तो अपने आप में ये इसका बैकग्राउंड था कि कैसे सरकार की 1981 की प्रथम स्कीम से 2013 में सरकार को बिल लाना पड़ा और उसको एक कानून का स्वरूप बनाना पड़ा। तो ये उसकी पूरी यात्रा रही पृष्ठभूमि में। अब कुछ संवैधानिक प्रावधान देखने हैं जो कि अपने आप में मैनुअल स्कैवेंजिंग को इलीगल बनाते हैं, प्रोहिबिटेड बनाते हैं। देखेंगे सबसे प्रथम हमारे प्रीएम्बल में, यानी कि हमारा आमुख या प्रीफेस भी कह सकते हैं, प्रमोटिंग अमंग सिटीजन्स फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, डिग्निटी यानी कि सम्मान, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, वो मैं मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताया है। तो यहाँ अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस हो रही है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति का जो सम्मान है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, और उसको मेंटेन बनाने के लिए यहाँ हमें एक फ्रेटर्निटी का भाव रखना चाहिए, ब्रदरहुड का, भाईचारे का, और इस तरह हमें ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिसेस है उनको एलिमिनेट करना चाहिए ग्रेजुअली। तो ये यहाँ प्रीएम्बल की ये जो प्रीएम्बल है उसका भाव है। अब आर्टिकल 21 कहता है कि इट एंश्योर्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड्स मेनी थिंग्स। ठीक है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बार स्पष्ट कर दी है। फिर आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, जिसमें द स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यस, सो manual scavenging is calculated as a form of exploitation. It is calculated as a discriminatory form. ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ आर्टिकल 46 के द्वारा स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि भाई ये जिम्मेदारी राज्य की है। कोई भी राज्य हो, अपने यहाँ की आबादी में जो पिछड़े वर्ग है, जो प्रताड़ित वर्ग है, उनको बचाना, जिनमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएं हो, बच्चे हो, विकलांग हो। ठीक है, तो इन सारों को बचाने की जिम्मेदारी आर्टिकल 46 राज्य को देता है। तो यहाँ राज्य की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे जो है प्रैक्टिसेस को अपने राज्य में ना होने दे, कम कर दे, शून्य कर दे। तो ये बात रही संवैधानिक प्रावधान की। अब इसके उद्देश्य देखने हैं, दो मोटे मोटे उद्देश्य है। सबसे प्रथम, टू प्रोहिबिट मैनुअल स्कैवेंजिंग एज एम्प्लॉयमेंट। यस, रोजगारी के रूप में मैनुअल स्कैवेंजिंग को अवैध बनाना। और दूसरा, टू रिहेबिलिटेट मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर फैमिली। रिहेबिलिट यानी कि उनका पुनर्वसन, उनको लोन देना, उनको तालीम देना, उनको अन्य प्रकार के रोजगारी के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ रिहेबिलिटेट में जो है क्लब्ड की जाएगी, और सरकार ये भी उनको देगी जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के जो है इस दूषण से पीड़ित है। तो ये बात रही यहाँ ऑब्जेक्टिव की। अब इसके मुख्य प्रावधान देखने हैं। काफ़ी सारे प्रावधान हैं, मगर जो मुख्य है, जो हमारे लिए मुख्य है, इस लॉ के मैकेनिज्म को जानने के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग यहाँ देखते चलेंगे। जिनमें सबसे प्रथम है एक्सटेंड। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स यानी कि अनसेफ, इनसैनिटरी यानी कि अनसेफ, विच डील्स इन सेक्शन 4 ऑफ द लॉ विच सेज द लोकल अथॉरिटी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। यस, लोकल अथॉरिटी के ऊपर यह जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, टू सर्वे इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड पब्लिश द लिस्ट ऑफ द सेम। अपने विस्तार में
जो अनहाइजीनिक इनसैनिटरी जो लेट्रिन्स है, जो शौचालय है, जो पाखाने हैं, उनकी पहचान करना, उनकी एक सूची बनाना। गिव नोटिस टू द ऑक्यूपायर ऑफ सच टॉयलेट टू डिमोलिश इट और कन्वर्ट इट इनटू अ सैनिटरी टॉयलेट विद इन 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। यस, जब से यह कानून लागू होगा तब से यहाँ जो सूची बनाई है इनसैनिटरी जो टॉयलेट्स हैं उनकी, या आप कह लीजिए कि अनहाइजीनिक शौचालय है उनकी, तो उनको एक प्रकार से चेतावनी देना कि भाई या तो आपका यह जो इनसैनिटरी टॉयलेट है उसको डिमोलिश कर दे, या आप उसे कन्वर्ट कर दे, उसे ट्रांसफॉर्म कर दे फ्लश टॉयलेट में या सैनिटरी टॉयलेट में विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। और तीसरा, कंस्ट्रक्ट सैनिटरी लेट्रिन्स इन द एरिया ऑफ इनसैनिटरी लेट्रिन्स। यस, कंस्ट्रक्ट कम्युनिटी लेट्रिन्स टू एलिमिनेट ऑफन डेफिकेशन इन सच एरियाज। यस, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ लोकल अथॉरिटी के ऊपर निहित है। कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट सैनिटरी लेट्रिन्स इन द एरिया ऑफ इनसैनिटरी। जहां जहां आपको अनहाइजीनिक लेट्रिन्स मिले वहां लोकल अथॉरिटी को हाइजीनिक लेट्रिन्स बनाना चाहिए। पब्लिक प्लेस के ऊपर भी हाइजीनिक लेट्रिन्स बनाना चाहिए, फ्लश टॉयलेट्स बनाना चाहिए, ताकि ओपन डेफिकेशन जो है वो हम लोग कम कर पाए। और आज जैसे मालूम है कि एनडीए की सरकार में जो ओपन डेफिकेटेड विलेजेस है उनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है, यानी कि ये अपने आप में अच्छी बात है। और उस सारी जगह सैनिटरी जो लेट्रिन्स है या सैनिटरी टॉयलेट्स है उन्होंने ले ली है। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनसैनिटरी लेट्रिन्स की एंड लोकल अथॉरिटी के ऊपर जिम्मेदारी की। अब प्रोहिबिशन की बात करें, द एक्ट स्पेसिफिकली पुट्स अ प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन थिंग्स विच आर, फर्स्ट वन, नो लोकल अथॉरिटी और एजेंसी शाल कंस्ट्रक्ट इनसैनिटरी लेट्रिन्स, employ or engage manual scavenging, and in case of already in employment discharge him or her from such duty. Yes, so no local authority can establish insanitary latrines. ठीक है, उनके द्वारा किसी भी ऐसे शौचालय का निर्माण नहीं करवाया जा सकता एंड किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगारी प्रदान नहीं की जा सकती। अगर उनको पहले से मिल गई है उसी रूप में तो वो खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, और अगर स्कैवेंजिंग की बात करें तो स्कैवेंजिंग का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, मगर उसका हिंदी शब्द है असमार्जन। ठीक है, तो यहाँ अगर मानव के द्वारा असमार्जन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे यहाँ रोक देना चाहिए, ऐसा ये कानून कहता है। देन आफ्टर एवरी इनसैनिटरी लेट्रिन टू बी डिमोलिश्ड और कन्वर्टेड इनटू सैनिटरी वन, the cost of such conversion to be borne by owner, but in some case the state governments can also assist. Yes, तो इनसैनिटरी लेट्रिन्स को या तो डिमोलिश कर दे, खत्म कर दे, उसका नाश कर दे, या उसे कन्वर्ट कर दे, उसका रूप बदल दे और फ्लश टॉयलेट्स या सैनिटरी टॉयलेट्स कर दे। इसकी जो लागत है, इसको कन्वर्ट करने की, वो लागत ओनर के द्वारा चुकाई जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ मामले हैं जहां केंद्र सरकार भी मदद करेगी, केंद्र सरकार के द्वारा भी सहाय होगी, मगर अधिकांश रूप में यह जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी। Then after any agreement, contract or other similar instruments signed in and executed for the purpose of manual scavenging, shall be deemed as void and no compensation for the termination of such instrument. Section 6. Yes, Section 6 makes any agreement, any contract, anything like that null and void, which are regarding manual scavenging. उसके बाद नो पर्सन ऑथोरिटी और एजेंसी शैल एम्प्लॉय एनी पर्सन फॉर हजार्डियस वर्क ऑफ क्लीनिंग सीवर पाइप्स सेप्टिक टैंक्स विच आर डेल्ट इन सेक्शन 7 ऑफ द लॉ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, अथॉरिटी और एजेंसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मानवीय असमार्जन के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसको रोजगारी नहीं प्रदान की जा सकती, वो एक अपराध है। No court can take cognizance of any offence under this act with an exception where the complaint is filed within the 3 months of the commission of such offence. Section 10. Yes, तो अगर ऐसा कोई भी गुनाह होता है, ठीक है, तो उसकी शिकायत 3 महीने के अंदर करनी होगी कोई भी जो है विक्टिम को। तो ये बात रही यहाँ कुछ प्रोहिबिशंस की। अब आगे देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया विच आर डेल्ट इन सेक्शन 11 ऑफ द लॉ। Chief Executive Officer of Municipality has the responsibility to identify manual scavengers. देखिए, CEO of Municipality यानी कि म्यूनिसिपल ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ठीक है, जिसे हम चीफ ऑफिसर के नाम से जानते हैं, वो अपना अपने म्यूनिसिपलिटी का या अपने संस्था का CEO होता है। हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मैनुअल स्कैवेंजर्स। यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं था, यानी कि
लोकल ऑथोरिटी में ही ये मैकेनिज्म होगा कि वो अपने एरिया में, अपने प्रदेश में मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई करे. द CEO shall cause such a provisional list to be published and invite objections from the public. All objections shall be inquired into and the final list to be published. Then after rehabilitation of manual scavengers, which is dealt in section 13 of the act, it says it includes within 1 month provide with photo identity card and with details of all the family members and such case assistance as notified. Allotment of land and financial assistance for the construction of residential house. One adult member shall be given skill training and at least rupees 3,000 as a stipend during this period and the subsidy or concessional loans to such adult members for alternative livelihood. ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो सरकार वो सारे कदम उठाने के लिए तैयार है जो इन मानव सम्मार्जन करने वाले जो व्यक्ति है उनकी परिस्थिति में सुधार करता हो. ठीक है, यहाँ लाइवलीहुड देने की भी बात है, रहने के लिए जगह देने की भी बात है या घर देने की भी बात है, उनको स्किल ट्रेनिंग तालीम देने की भी बात है, तालीम के दौरान स्टाइपेंड देने की बात है, एंड लास्टली उनको लोन्स भी मिल सकेगी अगर वे किसी भी किस्म की अल्टरनेट जो है एम्प्लॉयमेंट करना चाहे या अल्टरनेट रोजगारी करना चाहे तो ये सारी बात रही यहाँ उनके रिहेबिलिटेशन की. अब उसके बाद देखें तो इम्प्लीमेंटिंग ऑथोरिटीज़. तो देखिए, सबसे प्रथम तो हमने देखा कि लोकल ऑथोरिटी के हाथ में है सारी चीज़ें अपने एरिया की. तो यहाँ लोकल ऑथोरिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल ऑथोरिटी इज टू डिमोलिश इनसैनिटरी लेट्रिन्स एंड मेक सच दैट नो सच न्यू इनसैनिटरी लेट्रिन्स आर कंस्ट्रक्टेड और यूज्ड. यस, तो ये सबसे प्रथम जिम्मेदारी है लोकल ऑथोरिटी के ऊपर कि अपने प्रदेश में, अपने जो है विस्तार में जो इंसैनिटरी लेट्रिन्स है उनको पहले तो खत्म करना एंड ये भी सुनिश्चित करना कि कोई ऐसा इंसिनेटरी लेट्रिन्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो 2 प्रकार के फंक्शन है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर ये दूसरी अथॉरिटी है जिनको भी कुछ जिम्मेदारियां निहित है. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड कन्फर ऑन इट सच नेसेसरी पावर एंड ड्यूटीज. यस, तो सरकार जो है वो अधिसूचना से यानी कि नोटिफिकेशन से किसी भी डीएम जो है कक्षा के अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कक्षा के अधिकारी को या ऐसी ही एक अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दे सकती है अपने जिले में इस कानून की जो इस कानून के अनुपालन के लिए या उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. देन आफ्टर इंस्पेक्टर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच अ पर्सन एज एन इंस्पेक्टर टू एग्जामिन एंड टेस्ट एनी लेट्रिन, ओपन ड्रेन और पिट, identify manual scavengers or person employing manual scavengers and provide details of such workers and seize or make copies of the registers, wages and or notices which are relevant about the offence under the act. Yes, तो ये सर इंस्पेक्टर के ऊपर निहित है और ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर इन कानून के अनुकरण के लिए इंस्पेक्टर जो है वो जिम्मेदार है. और इंस्पेक्टर को ऐसे व्यक्तियों को भी पहचानना है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी पहचानना है जो है भर्ती करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए और वहाँ जो है उनका काम अपने आप में रोकना है. ये इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है. फिर ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. ठीक है, नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती, ये अपने आप में अपराध है. विजिलेंस कमिटीज, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट विजिलेंस कमिटी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन. देखिए, विजिलेंस यानी कि एक प्रकार की मॉनिटरिंग कमिटी, देख रेख करने वाली मॉनिटरिंग. तो कहा गया है कि प्रति डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ ऐसी कमेटी राज्य सरकार के द्वारा गठित की जाएगी. अगर ज़रूरत हो तो डिवीज़न के ऊपर भी यहाँ जो है सब डिविजनल कमेटी भी रची जाएगी. यानी कि अगर कोई भी जिला बड़ा हो या 2-3 छोटे जिले हो, उनका एक डिवीज़न बनाया गया हो तो उनके लिए भी एक यह ऐसी कमेटी नियुक्त की जा सकती, जिसका गठन निम्नलिखित से होगा, जिनमें एक चेयरपर्सन होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा अपने पद की रूह से, यानी कि एक्स ऑफिसियो. जो भी डीएम बनेगा वो अपने आप में इस विजिलेंस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा. फिर मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट. यस, उस जिला के सारे अनुसूचित जाति के विधायक, अनुसूचित जाति के चयनित विधायक वे इनके सभ्य बनेंगे. डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि जो डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो जिला का, वो भी इसका एक मेंबर बनेगा. अन्य मेंबर्स में सीईओ ऑफ पंचायत
और जो पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल, म्यूनिसिपैलिटी of that particular district, any other municipal corporation in the district and a cantonment board in the district। ठीक है, तो यह सारे संस्थानों में से अलग अलग सभ्यों को यहाँ रखा जाएगा। जो संस्थान यहाँ होंगे उस जिले में, उनके सभ्यों को यहाँ सभ्य पद दिए जाएगा इस कमेटी का। वन रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द रेलवे अथॉरिटी, तो यहाँ रेलवे अथॉरिटी भी शामिल है। 4 सोशल वर्कर्स नॉमिनेटेड बाय डीएम, 2 ऑफ देम टू बी वुमेन। 1 member representing financial and credit institution in the district। मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल इन चार्ज ऑफ शेड्यूल कास्ट वेलफेयर, तो ये शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए जो इंचार्ज है वही इसके सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी कम मेंबर बनेंगे। और अगर इस कमेटी के फंक्शन की बात करें तो यहाँ कहा गया है कि सबसे प्रथम एडवाइज डीएम और एसडीएम ऑन द इश्यू। ठीक है, किसी भी किस्म का इश्यू हो तो डीएम को भी वाकिफ करवाना, एसडीएम को भी वाकिफ करवाना, ये इस कमेटी का मूलभूत कार्य है। दूसरा, ओवरसी इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजेस, जिन जिन मैनुअल स्कैवेंजेस का पुनर्वसन हो रहा है उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करना। कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग एंड ऑफ ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यस, जो अलग अलग अथॉरिटीज है जो इस पर्टिकुलर मुद्दे में कोऑर्डिनेट कर रही है, उन सब के ऊपर नजर रखना, उन सब का संकलन करवाना। एंड मॉनिटर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, अगर कोई किसी भी किस्म का अपराध हो रहा है इस कानून के तहत तो उसको भी देखना, आइडेंटिफाई करना और पुलिस को भी इसकी जानकारी देना। अब आगे देखें तो स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी which is dealt in section 26, the state government shall appoint it with chief minister or minister appointed by him as a chairperson। Its main function are, first one, monitor and advise state government and local authority for effective implementation of the act। दूसरा, coordinate the functioning of all concerned agencies। एंड तीसरा, इंस्पेक्ट अदर इंसिडेंटल और रिलेटेड मैटर्स। तो ये स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी की बात है, जहां आमतौर पे तो चीफ मिनिस्टर ही इसका अध्यक्ष होगा, मगर अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को यहाँ नियुक्त करेगी। उसके बाद देखें तो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी विच इज डेल्ट इन सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट विच सेज द यूनियन गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इट विद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज चेयरपर्सन। यस, तो ये इनके चेयरपर्सन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं एम्पावरमेंट के मंत्री। इट्स मेन फंक्शन आर, सबसे प्रथम, मॉनिटर एंड एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ ऑल कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एंड इंस्पेक्ट अदर इंसिडेंटल एंड रिलेटेड मैटर्स। तो फंक्शन तो इनके सेम ही है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो भी सेम ही है। तो मात्र और मात्र इसके अध्यक्ष में थोड़ा फेरफार मिलेगा और इसकी धारा में फेरफार मिलेगा, क्योंकि इस कानून की धारा 26 में स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई है और इसी कानून की धारा 29 में सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई है। तो ये बात रही यहाँ इसके मुख्य प्रावधान की। अब हमें इसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु देखने हैं और साथ ही में इसके महत्व की भी चर्चा करनी है। दोनों आपके सामने है, दोनों ही कंपेरेबल फॉर्म में है। एक बाजू क्रिटिसिज्म, एक बाजू इंपॉर्टेंस है। सबसे प्रथम बात करेंगे क्रिटिसिज्म से। सच सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉज आर इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। यस, भारत में कानून तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर उनके अनुपालन की आप कह सकते हैं कि जो उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही खराब है। और इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही वो कानून की जो गरिमा है, जो कानून का चार्म है, वो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि कानून तो अच्छा है ही है, मगर इसके अनुपालन की सरकार को जो है तत्कालीन रूप से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये बात रही इसके इम्प्लीमेंटेशन की। फिर देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर अथॉरिटीज देमसेल्व्स आर एम्प्लॉइंग पीपल टू क्लीन ड्राई लेट्रिन्स, सीवर पाइप्स, सेप्टिक टैंक्स बेस्ड ऑन कास्ट एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यस, तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटी होगी और वे अपने आप में अपना काम करवाने के लिए मानव स्कैवेंजिंग करवाएंगे। ठीक है, वे ही अपना आप में नियुक्त करेंगे, लोगों को भर्ती करेंगे, वे ही पैसा देंगे, मगर इस तरीके का कार्य अभी भी करवा रहे हैं। तो ये एक इसकी दूसरी आलोचना है। यहाँ से सिद्ध होता है कि भले ही ये कानून लागू हो, मगर मानव असमर्जन की जो प्रक्रिया है, जो परिस्थिति है, उसमें सुधार जो है वो ज़्यादा नहीं आया है। तो ये इसके दो मुख्य आलोचना के बिंदु है। अब इसके महत्व की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि सदियों से भारत में जाति प्रथा है, जाति भेदभाव है, तो इसीलिए ये कानून जो है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इंजरियस टू हेल्थ एक्ट प्रिवेंट सच एक्टिविटी, साइंटिफिक दृष्टि से भी है। जो मैंने आपको मुद्दा रखा वो सैद्धांतिक था, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बात कर रहा है कि ये हानिकारक है। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से किसी भी मानव मल को
जो है साफ करे, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पोज करे, तो वो उसके लिए हानिकारक है ही है। और ये कानून जो है वो ऐसी प्रक्रियाओं को बाधित करता है। दूसरा मुद्दा, दिस एक्ट हैज प्रूवन इफेक्टिव कंपेयर्ड टू 1993 एक्ट, एज इट इज द ओनली एक्ट टॉक्स अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग, बट इट ऑल्सो फर्दर इंक्लूड्स द रिहेबिलिटेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि 1993 का जो कानून था वो अपने आप में मात्र और मात्र मैनुअल स्कैवेंजिंग को ही प्रतिबंधित करता था, मगर 2013 के इस कानून में उनके पुनर्वासन की, उनके परिस्थिति में सुधार की भी बात की गई है, उनके लिए भी प्रावधान, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है, दूसरा महत्व है। उसके बाद आखिरी, एक्ट ऑल्सो प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। यस, तो ये तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एनविसेज करता है जो है इक्वल सोसाइटी, फ्रेटर्निटी जो है वाली सोसाइटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एनविसेज करता है। तो ये उस दिशा में भी अपने आप में बहुत ही अच्छा कानून है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें यहाँ आज इस 49वें लेक्चर में देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी श्रृंखला के एक अन्य उपाख्यान में, एक अन्य महत्वपूर्ण कानून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही ग्रोथ माउंट यूपीएससी को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, और growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए, वहाँ से परीक्षा लक्षी माहितियाँ प्राप्त कीजिए और अपने आप को प्रबुद्ध बनाए। तो हम लोग मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।